14 दिसंबर को सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम आपका अप्रोच कर रहा है, यानी वेरी सुन होने वाला है। लेस देन 28 डेज आर देयर। सो गाइज, कैसी प्रिपरेशन आपकी चल रही है? मैं उम्मीद करता हूं बढ़िया चल रही है। इसी प्रिपरेशन में इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं और जो ग्रामर पे बेस्ड हैं, ऑल्सो पेडागोजी पे बेस्ड हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का कुछ प्रैक्टिस हम इस सेशन में करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं 14 दिसंबर सीटेट एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहां पे क्वेश्चन को जो कि बेस्ड है कंडीशनल सेंटेंस पे। तो जरा देखेंगे क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन भाई हमें क्या कहता है? क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग इज अ कंडीशनल सेंटेंस, यानी इनमें से कौन सा हमारा एक कंडीशनल सेंटेंस बनेगा। पहला है हमारा आई हैव टू गो टू वर्क, दूसरा है हमारा इफ द सी इज स्टॉर्मी द वेव्स आर हाई, और तीसरा है हमारा शट द डोर, या फिर हम कहेंगे इट इज शनी डे इजंट इट। सभी गाइज को मैं बता दूं 2013 में ये पेपर सेकंड का पूछा गया क्वेश्चन है। और सबसे बढ़िया बात यहां पे क्या है कि अगर हम सेंटेंस को देखें, जैसे आई हैव टू गो टू वर्क, फोर्स यहां पे शो कर रहा है, एक फोर्सिएबल चीज को दिखा रहा है। शट द डोर, ये हमारा सेंटेंस कंडीशनल हो ही नहीं सकता, बल्कि इंपेरेटिव है क्योंकि वर्ब से शुरू है। इट इज अ सनी डे इजंट इट, इजंट इट यहां पे क्या है? क्वेश्चन टैग। लेकिन अगर हम बी ऑप्शन को देखें, इफ द सी इज स्टॉर्मी, अगर सी स्टॉर्मी होगा, द वेव्स आर हाई, तो वेव्स कैसी होनी चाहिए? हाई। इसका मतलब इफ जो है यहां पे कंडीशनल कंडीशन को बना रहा है, यानी किसको बना रहा है? एक शर्त को बना रहा है, और शर्त को बनाने का मीन से यही हमारा कंडीशनल सेंटेंस होगा। तो आंसर हमारा क्या जाएगा? बी। यानी कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉज होनी चाहिए, एक होनी चाहिए वहां पे इफ क्लॉज जो कि पहले वाली है, और भाई दूसरी हमारी क्या होनी चाहिए? मेन क्लॉज जो कि है द वेव्स आर हाई। तो ये उसके इंपैक्ट को बताती है, जबकि इफ क्लॉज बेसिकली क्या बताती है? ये बनने वाली वहां पे कंडीशन को शो करती है। लेते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। बड़े ध्यान से देखेंगे, अगर हम वर्ड फॉर्मेशन की बात करें तो ये ग्रामर से लेके पेडागोजी दोनों का ही टॉपिक है। तो भी वर्ड फॉर्मेशन में, यानी कि वर्ड के बनाने में हम क्या क्या कंसिस्ट करते हैं? कंपाउंडिंग एंड कन्वर्जन, कन्वर्जन एंड मीनिंग, स्पेलिंग एंड कंपाउंडिंग, या फिर यूजिंग सिनोनिम्स और यूफेमिज्म। सभी गाइस को मैं बता दूं ये फर्स्ट पेपर का है आपका, और ये 2012 में पूछा गया है। इसका आंसर हमारा जाएगा 1, यानी इसमें हम कंपाउंडिंग को लेंगे और भाई हम इसमें लेंगे कन्वर्जन को, कन्वर्जन एंड कंपाउंडिंग। अब आप जरा देखेंगे ये कन्वर्जन कंपाउंडिंग है क्या। अगर मैं कंपाउंडिंग की बात करूं, कंपाउंडिंग का मीन्स है जोड़ के, वर्ड्स को जोड़ के नया वर्ड बनाना। जैसे डॉग हाउस, अगर डॉग हाउस में वर्ड आपको कहूं तो ये डॉग प्लस हाउस, दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, कंपाउंडिंग बन गई। जबकि अगर मैं कन्वर्जन कहूं, कन्वर्जन का मीन्स बनता है चेंजिंग अ वर्ड्स पार्ट ऑफ स्पीच सच एज फ्रॉम अ नाउन टू अ वर्ब, यानी किसी वर्ड को नाउन से वर्ब बना देना। नाउन से क्या बना देना? वर्ब बना देना, एडजेक्टिव बना देना। जैसे भाई ध्यान से देखो, अगर मैं ब्यूटी आपको कहूं, BEAUTY, ब्यूटी क्या है? ये एक नाउन है, लेकिन अगर इसका मुझे एडजेक्टिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और अगर मुझे इसकी वर्ब बनानी हो तो मैं इसे कहूंगा ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई। राइट एवरीवन? सो ब्यूटीफाई वर्ब है, ब्यूटीफुल वर्ब है। ये कन्वर्जन हो गया। कन्वर्जन एक तरह से यानी उसका रूप बदलना, उसे एक नया क्या कहेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच देना, ये हमारा तो कन्वर्जन और कंपाउंडिंग, इन दो से हम क्या करते हैं? वर्ड फॉर्मेशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, और तीसरा हमारा यहां पे क्वेश्चन है व्हाइल लर्निंग अबाउट द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को सीखते हुए, पैसिव वॉइस फॉर्म स्टूडेंट्स लर्न अबाउट, स्टूडेंट्स काहे के बारे में सीखते हैं? सबसे पहला है यहां पे यूज ऑफ बाय, बाय का यूज सीखते हैं 100%। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो अक्सर वहां पे बाय का यूज होता है। सेकेंड है पोजीशन ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स की पोजीशन का, या पोजीशन ऑफ नाउन्स, या फिर यूज ऑफ वर्ब फॉर्म। गाइस मैं अगर आपको बताऊं, बाई भी यूज होता है, वर्ब भी बदलती है, उसकी पोजीशन भी बदलती है, और भाई नाउन भी आगे पीछे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चेंज जो है वो है वर्ब फॉर्म का। यानी अक्सर आपने देखा है कि कोई भी टेंस हो, अगर हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात करेंगे
तो पैसिव में इस मेन वर्ब की तो आती है हमेशा थर्ड फॉर्म, यानी V3 का यूज होगा, और हेल्पिंग वर्ब बदलती है टेंस के अकॉर्डिंग। तो अगर हम देखें तो यूज ऑफ वर्ब फॉर्म का सबसे बड़ा यहां पे डिफरेंस बनना है, तो आंसर हम क्या करेंगे, इसमें डी बनाएंगे। ये सेकंड पेपर का है, 2013 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अगेन हम देखें तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा ग्रामर से, पीपल्स फेसेस लाइट अप। अब वो कहता है द वर्ड लाइट हियर इज, ये क्या है लाइट। अब क्वेश्चन क्या है, सेंटेंस क्या है, पीपल्स फेसेस लाइट अप, लोगों का चेहरा खिल उठता है। अब अगर लाइट अप यहां पे खिलने के लिए यूज हुआ है, और भाई वैसे भी देखिए हम सब्जेक्ट है तो उसके साथ में वर्ब होगी, देन ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा, तो ये लाइट यहां पे वर्ब का फंक्शन करेगी। वैसे अगर मैं कहूं कि अगर हम लाइट वर्ड को देखें तो हम कहते हैं लाइट अकेजन, या हम कहते हैं लाइट स्माइल, तो भाई उस केस में यहां पे ये नाउन होता है तो ये एडजेक्टिव बन जाता है, यानी कि हैवी का अपोजिट। लेकिन यहां पे तो वर्ब की तरह से यूज हो रहा है, यानी मैं कह दूं पीपल्स फेस तो लाइट्स अप, और पीपल्स फेसेस प्लूरल हो गया तो लाइट अप, तो ये वर्ब का फंक्शन यहां पे करेगी। तो हमारे पास क्वेश्चन सीटेट में इस तरह के भी होते हैं जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, यानी अगर मैं कहूं तो कॉमन एरर्स पे बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं जो कि पहले नहीं पूछे जाते थे। तो हमें इनका ध्यान देना है कि कौन पर्टिकुलर वर्ड का यूसेज वहां पे किस पार्ट ऑफ स्पीच की तरह से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और भाई क्वेश्चन है पेडागोजी का, अ गुड टेक्स्ट बुक मस्ट बी, जो एक गुड टेक्स्ट बुक है वो कैसी होनी चाहिए। तो भाई बताओ, ए को विद ब्यूटीफुल कवर एंड साइज, बिल्कुल होना चाहिए 100%। बी इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, बहुत सही बात है। सी चाइल्ड सेंटर्ड हो, लवली लुकिंग हो, ये भी बात सही है। लेकिन भाई चौथी बात को देखो, बेस्ड ऑन द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस। अगर हमारी बुक या कोई भी टेक्स्ट बुक गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस पे बेस्ड नहीं है, इसका मींस क्या हुआ कि दैट इज नॉट अ गुड टेक्स्ट बुक, क्योंकि वो सिलेबस को करिकुलम को कवर ही नहीं करती। दैट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ द करिकुलम। एनसीएफ इस बात को कहता है। तो आंसर हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट करेक्ट होगा दैट वुड बी डी, क्योंकि वो जितनी चीजें हैं, चाइल्ड सेंटर्ड होना, इजी टू अंडरस्टैंड, ब्यूटीफुल कवर, इन सभी चीजों को यहां पे कवर कर रहा होगा। तो ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है। अगला है भाई, इसमें कहता है कि द लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट ऑफर विकेरियस एक्सपीरियंस टू द लर्नर्स। विकेरियस अगर मैं कहूं, विकेरियस एक्सपीरियंस होता क्या है, क्या ये रियल ऑब्जेक्ट से आता है। भाई अगर मैं रियल ऑब्जेक्ट्स की बात करूं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रियलिया, रियल ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं, रियलिया। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स केस स्टडी, जी नहीं। डिस्प्ले बोर्ड्स फिल्म क्लिप्स, 100% गाइज। इसका मींस क्या बना, और देखो नीचे लिखा है फील्ड ट्रिप्स हैं, ऑब्जर्वेशन है। फील्ड ट्रिप्स ऑब्जर्वेशन में हमें क्या मिलता है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। तो ये जो यहां पे विकेरियस की बात की गई है, इस पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे। विकेरियस हमें तब मिलता है जब एक्ट हमारे लिए कोई और करता है और एक्सपीरियंस हम लेते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है जब हम किसी फिल्म क्लिप को देख रहे हो या फिर डिस्प्ले बोर्ड को देख रहे हो। तो आंसर आपका सी जाएगा। बाकी मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारी टीचिंग लर्निंग एड्स हैं, जितना भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, ये हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस देता है। भाई कैसा देता है, ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। वरना तो हम ये सोच सकते रेप्लिका वगैरह हमें डायरेक्ट कैसे देंगे, बट ये आंसर है कि भाई टीएलएम हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। अगला क्वेश्चन ये कहता है टाइप्स ऑफ टेक्स्ट मीडिया, इनमें से क्या है। अब देखो, टेक्स्ट मीडिया होने का मतलब है लिखित में जो होना चाहिए। ऑडियो डिस्क अगर मैं कहूं बिल्कुल नहीं होगा। इलस्ट्रेशंस एंड डायग्राम्स नहीं होंगे। मोशन पिक्चर्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज, अगेन यहां पे पिक्चर्स आ गई, ये विजुअल है। डिजिटल ई बुक्स अगर मैं कहूं और भाई ई जर्नल्स कहूं तो 100% ये क्या बन जाएगा, ये टेक्स्ट वाला मीडिया बनेगा। तो आंसर हमारा यहां पे जाएगा डी। 2014 का क्वेश्चन है और ये क्या है, पेपर 1 का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज विल हेल्प टू ब्रेक डाउन कम्युनिकेशन बैरियर्स एंड इनेबल चिल्ड्रन टू स्टडी एंड लर्न इन बोथ L1 एंड L2। कौन सा इनमें ऐसा है जो ब्रेक करता है कम्युनिकेशन बैरियर्स को और चिल्ड्रन को इनेबल करता है, उन्हें योग्य बनाता है इस बात की स्टडी करने के लिए L1 L2 बोथ में। मल्टीलिंगुअल होना, मल्टीमीडिया होना, मोर टेक्सुअल होना, या भाई कम्युनिकेटिव होना। तो भाई अगर मैं कहूं यहां पे बोथ L1 है और L2 है,
तो भाई इसकी सीधी सी बात है कि बच्चा कैसा होना चाहिए, मल्टीलिंगुअल होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, एनसीएफ 2005 की अगर मैं बात करूं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, वो भी लगातार कहता है कि बच्चे को क्या होना चाहिए, क्या ही मस्ट गो थ्रू द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, है ना, जिन्हें 3R भी हम कहते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले बच्चे की 5th स्टैंडर्ड तक, अप टू 5th स्टैंडर्ड एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, L1, जो कि उसकी लोकल लैंग्वेज है, मदर टंग है। उसके बाद हम इंग्लिश से लेके या किसी दूसरी लैंग्वेज L2 को से सिखा दें, है ना। और इसके अलावा एक और लैंग्वेज L3, ये तीनों मिला के हमारे किसको बनाएगी, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का। दैट वाज रिकमेंडेड बाय कोठारी कमेटी इन 1964 टू 66, ये कोठारी कमेटी का दिया हुआ था। तो गाइज सीटेट के लिए आज इतनी ही हम प्रिपरेशन करेंगे, आज इतना ही हम प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। तब तक आप इन्हें बढ़िया से तैयार करें और क्लास को लाइक भी करें।